नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट, बेल पाल्सी के क्लाइंट में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स और कॉर्नियल डैमेज अब्सेंट होने के कारण कॉर्नियल डैमेज के चांस होते हैं। ठीक है, बेल्स पाल्सी के क्लाइंट में क्या है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स या कॉर्नियल डैमेज ठीक है अब्सेंट होने के कारण, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स या कॉर्नियल डैमेज के अब्सेंट होने के कारण कॉर्नियल डैमेज के चांस होते हैं। अगर किसी टीन एजर्स 13 से 19 साल के एज को बेल पाल्सी हो जाती है तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निम्न होगा। ठीक है, इसका प्रायोरिटी निम्न होगा। अगर किसी टीन एजर्स को 13 से 19 साल के एज में अगर बेल पाल्सी हो जाती है तो इसका प्रायोरिटी निम्न होगा। सबसे पहले क्या है, सेल्फ एस्टीम पे ध्यान देना है। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन ड्यू टू स्लर्ड स्पीच। ठीक है, तीसरा क्या है, ठीक है, रिस्क होगा माल न्यूट्रिशन का। चौथा है क्या है, डेंटल कैरीज होगा। ठीक है, पांचवा जो है चांस ऑफ क्या है मतलब चेंजेज ऑफ फेल क्या है, चांस। ठीक है, चांस ऑफ फेल का ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला क्या है, सेल्फ एस्टीम। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन ड्यू टू स्लर्ड स्पीच। तीसरा है रिस्क होगा माल न्यूट्रिशन का। और चौथा क्या हो गया, डेंटल कैरीज होगा। पांचवा हो गया है चांस ऑफ फेल का देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में डबल विजन या इंटेंशनल ट्रेमर, स्पास्टिक पैरालिसिस और क्या है स्कैनिंग स्पीच प्रेजेंट होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डबल विजन, इंटेंशनल ट्रेमर, स्पास्टिक पैरालिसिस और क्या है स्कैनिंग स्पीच प्रेजेंट होती है। क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डबल विजन, इंटेंशनल ट्रेमर, स्पास्टिक पैरालिसिस और स्कैनिंग स्पीच प्रेजेंट होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में हॉट बाथ कंट्राइंडिकेशन होती है। याद रखना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हॉट बाथ जो होता है कंट्राइंडिकेशन होता है। क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर उसके सिम्टम को और ज़्यादा सीवियर कर देता है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में हॉट बाथ कंट्राइंडिकेशन होता है क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर के कारण सिम्टम को और ज़्यादा सीवियर कर देगा, इसीलिए हॉट बाथ कंट्राइंडिकेशन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में क्या है स्पेस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब थॉट ऑफ द क्या है स्पेस एक्टिविटी थॉट आउट ऑफ द डे करने की सलाह दी जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में स्पेस एक्टिविटी थॉट आउट ऑफ डे करने की सलाह दी जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में क्या स्पेस एक्टिविटी थॉट आउट ऑफ द डे करने की सलाह दी जाती है। जीबीएस क्या होता है, जीबीएस जो होता है गुलियन बार्ड सिंड्रोम में एसेंडिंग वीकनेस सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस और वीकनेस प्रेजेंट होती है। क्या है, एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है जीबीएस में और सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस और वीकनेस प्रेजेंट होती है। क्या है, एसेंडिंग वीकनेस और सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस और वीकनेस प्रेजेंट होती है। जीबीएस में क्या है, जीबीएस में एसेंडिंग वीकनेस और सिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस और वीकनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस और क्या है मतलब एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस और क्या है एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड जीबीएस सिंड्रोम के पेशेंट में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। 3 डिसीज में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। पहला क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, एमाइलोट्रोप लेटरल स्क्लेरोसिस
और GBS गुलियन बार सिंड्रोम में रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, याद रखना है। GBS का क्लाइंट सिक्रीशन को बाहर नहीं निकाल पाता, इसीलिए नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी सक्शन द ओरोफेरिंग्स होती है, सक्शन द ओरोफेरिंग्स होती है। GBS के क्लाइंट गुलियन बार्ड सिंड्रोम के क्लाइंट में सिक्रीशन को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसीलिए नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया, सक्शन द ओरोफेरिंग्स होता है। अब देखते हैं डायफ्रामेटिक मसल, रेस्पायरेटरी मसल्स के पैरालिसिस के कारण GBS सिंड्रोम के पेशेंट में रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, इसीलिए नर्स को अनुमान लगाना चाहिए कि इस पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट का ज़रूरत होगा। डायफ्रामेटिक मसल और रेस्पायरेटरी मसल के पैरालिसिस के कारण GBS सिंड्रोम के पेशेंट में रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, इसीलिए नर्स को अनुमान लगाना चाहिए कि पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकता है। अमाइलोट्रोपिक, ये क्या होता है, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS, ठीक है, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसको कौन दिया था, स्टीफन हॉकिंग को, यही तो बीमारी था स्टीफन हॉकिंग को, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज होता है। अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है कौन, तो अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। इसका डिफिनीशन क्या हो गया, अमाइलोट्रोपिक में मसल्स का एट्रोफी हो जाएगा, क्यों, तो ड्यू टू क्या है, मतलब डिनर्वेशन से, ड्यू टू क्या है, डिनर्वेशन के कारण, ठीक है। और लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या है, अमाइलोट्रोपिक में क्या होता है, मसल एट्रोफी हो जाता है ड्यू टू डिनर्वेशन के कारण। और लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ लेटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में, ठीक है। लेटरल स्क्लेरोसिस, डीजेनरेशन ऑफ द लेटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में, ठीक है। ALS क्या है, डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन हो जाता है। UML में अगर प्रॉब्लम होगा तो स्पास्टिक देखने को मिलता है, स्पास्टिक UML। अपर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत होगा तो स्पास्टिक हो जाता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर होगा तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत होगा तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, और अपर मोटर न्यूरॉन में अगर दिक्कत हो जाए तो स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ALS के केस में, ठीक है। अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या है, डीजनरेशन हो जाता है न्यूरॉन को, अगर अपर मोटर में दिक्कत हुआ है तो स्पास्टिक हो जाता है, और लोअर मोटर में हुआ तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। मोस्टली मेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, मेल में, ठीक है। और ठीक है, ALS का दूसरा नाम क्या है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब लाउ गेहरिक, क्या है, मतलब क्या है, मतलब लाउ गेहरिक डिसीज बोलते हैं, लाउ गेहरिक डिसीज बोलते हैं। ALS को लाउ गेहरिक डिसीज बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ALS का क्या है, रेस्पायरेटरी फेलियर या कॉम्प्लिकेशन करा देता है, इस पे ध्यान देना है। ALS में रेस्पायरेटरी फेलियर या कॉम्प्लिकेशन करा देता है, ठीक है। दूसरा मसल का एट्रोफी करा देता है, टंग एट्रोफी हो जाता है, मसल एट्रोफी, टंग एट्रोफी, फटीग देखने को मिलता है, थका क्या है, डिस्फेजिया हो जाएगा, क्या होता है, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसआर्थिया हो जाएगा, ठीक है, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिस्फेसिया, ठीक है, डिस्फेजिया, ठीक है, और डिसआर्थिया हो जाएगा। वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, वीकनेस देखने को मिलता है, क्या है, अपर एंड मोटर क्या है, अपर एंड
अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या है वीकनेस देखने को मिलेगा ऑफ द क्या है फेशियल मसल। ठीक है, क्या है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज द फेशियल मसल्स। ठीक है, अपर एंड मोटर एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस देखने को मिलता है और फैसिकुलेशन ऑफ फेशियल मसल्स देखने को मिलता है। क्या है क्या है मतलब फैसिकुलेशन ऑफ फेशियल मसल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्विस्टिंग क्या है मतलब ट्विचिंग क्या है ट्विचिंग और इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल हो जाएगा। ट्विचिंग और इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा फेशियल मसल का। ठीक है, ट्विचिंग और इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा फेशियल मसल का, याद रखना है। रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन और क्या है रेस्पायरेटरी फेलियर और कॉम्प्लिकेशन मसल एट्रोफी है, टंग एट्रोफी देखने को मिलेगा। वो थका थका रहेगा, फटीक हो जाएगा, डिस्फेजिया और डिसार्थिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में और फैसिकुलेशन ऑफ द फेशियल मसल में देखने को मिले। ट्विचिंग और इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा फेशियल मसल्स का। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया कितना 60 से कम होगा उसको बोलेंगे टेकिकार्डिया 100 से ऊपर। एएलएस के क्लाइंट में खाना खाने के बाद ठीक है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, क्या है एएलएस के क्लाइंट में खाना खाने के बाद एस्पिरेशन का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए हम क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन हम एएलएस में क्या देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन हम देते हैं, क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन का चांस होता है इसीलिए। ठीक है, आफ्टर एएलएस ठीक है क्या देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। एएलएस के क्लाइंट को निम्न सलाह दी जाती है। पहला है स्पेस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। ठीक है, एएलएस के क्लाइंट में निम्न सलाह दी जाती है स्पेस एक्टिविटी थ्रू आउट ऑफ द डे करो। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के दूसरे तरीकों को ढूंढना। कम्युनिकेशन करने के दूसरे तरीकों ढूंढना। ठीक है, एएलएस के पेशेंट को निम्न 2 सलाह दिया जाता है इसमें। क्या है स्पेस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, कम्युनिकेशन करने के दूसरे तरीकों ढूंढो। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में क्या है डिस्फेजिया पाया जाता है, तो डिस्फेजिया वाले क्लाइंट में नर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन को देना चाहिए। माइस्थेनिया ग्रेविस में डिस्फेजिया देखने को मिलता है, तो डिस्फेजिया वाले क्लाइंट में नर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन को देना चाहिए। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में डिस्फेजिया पाया जाता है, तो डिस्फेजिया वाले क्लाइंट में नर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन को देना चाहिए। ठीक है, और माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है जिसमें क्या है जिसमें डिक्रीज हो जाता है एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्या है डिक्रीज रिसेप्टर ऑफ ठीक है ACH मतलब एसिटाइल कोलिन पाया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में ये माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसीज होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ऑटो इम्यून डिसीज होता है जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर भी कम हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है क्रोनिक डिसीज विथ एग्जर्वेशन और रिमिशन होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्रोनिक डिसीज विथ एग्जर्वेशन एंड रिमिशन है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रोनिक डिसऑर्डर विथ एग्जर्वेशन एंड रिमिशन है। ठीक है, अब देखते हैं अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट को डिस्फेजिया होता है तो नर्स को निम्न प्रायोरिटी में काम करना चाहिए। ठीक है, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में डिस्फेजिया होता है तो नर्स को निम्न प्रायोरिटी में काम करें। सबसे पहले हेड को ठीक है एलिवेट ऑफ द हेड ऑफ द बेड कर दो, एलिवेट करो हेड ऑफ द बेड को। ठीक है,
क्या है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, ठीक है। और फिर क्या है, ट्रेकियल सक्शन करना पड़ सकता है, दूसरा ट्रेकियल सक्शन, और तीसरा है कॉल द हेल्प, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में डिस्फेजिया होता है, इसीलिए निम्न प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले हेड को एलिवेट करो, ठीक है, क्या है, एलिवेट ऑफ द हेड ऑफ द बेड, ठीक है, ट्रेकियल सक्शन और कॉल द हेल्प। माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में इनअफेक्टिव, क्या है, इनअफेक्टिव कफिंग के कारण रेस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में इनअफेक्टिव कफिंग के कारण रेस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में इनअफेक्टिव कफिंग के कारण रेस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में इनअफेक्टिव कफिंग के कारण रेस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में इनअफेक्टिव कफिंग के कारण रेस्पायरेटरी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। निस्टैगमस, क्या है, नियोस्टिग्माइन माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस होता है। यह एक एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग है। यह एक एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग है। नियोस्टिग्माइन जो होता है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस के ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नियोस्टिग्माइन है ड्रग ऑफ चॉइस होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, नियोस्टिग्माइन। यह क्या होता है, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग होता है। एड्रोफोनियम है। अगर एक डायग्नोस्टिक माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट में देते हैं तो इसका कारण क्या है, माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। एड्रोफोनियम अगर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस वाले क्लाइंट में देते हैं तो इसका कारण माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंशिएट को बताता है। पार्किंसन डिसीज में बेसल गैंग्लिया के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजेनरेशन होने लग जाता है। क्या है, पार्किंसन डिसीज में बेसल गैंग्लियन पार्किंसन डिसीज में बेसल गैंग्लियन के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजेनरेटिव होने लगता है, ठीक है। पार्किंसन डिसीज में बेसल गैंग्लिया के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजेनरेशन होने लगता है, ठीक है। डोपामिन क्या है कि कमी हो जाता है ना। क्या है, पार्किंसन डिसीज में बेसल गैंग्लिया के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजेनरेशन होने लगता है। क्या है, पार्किंसन का ऑनसेट स्लो और ग्रेजुअल होता है। पार्किंसन का ऑनसेट है स्लो और ग्रेजुअल होता है। पार्किंसन डिसीज में क्या है, ऑनसेट जो होता है स्लो और ग्रेजुअल होता है, ठीक है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण, ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ठीक है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण क्या है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ठीक है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ठीक है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण
ड्रूलिंग क्या है, ड्रूलिंग सलाइवा होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट में ऑटोमेटेड इनवोलेंट्री मूवमेंट के लॉस होने के कारण ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। रेस्टिंग ट्रेमर और क्या है, रेस्टिंग ट्रेमर और फ्लेटेड अफेक्ट स्लो या फिर स्लो इनवोलेंट्री मूवमेंट और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। पार्किंसन डिसीज में जो क्लिनिकल फीचर्स जो होता है, रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलता है, फ्लेटेड अफेक्ट हो जाएगा, स्लो वोलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा जिसको ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। ठीक है, क्या है, रेस्टिंग ट्रेमर, फ्लेटेंट अफेक्ट और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है, स्लो वोलेंट्री मूवमेंट हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया स्लो हो जाता है वोलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, मतलब रेस्टिंग ट्रेमर, फ्लेटेंट अफेक्ट और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है पार्किंसन में। पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट को क्या है, एम्बुलेट क्या है करवाते समय, ठीक है, लीन फॉरवर्ड को क्या है वॉइड करने की सलाह दी जाती है, वॉइड करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पार्किंसन डिसीज के क्लाइंट को एम्बुलेट करने के समय लीन फॉरवर्ड को वॉइड करने की सलाह दी जाती है। लीन फॉरवर्ड नहीं करो ज़्यादा, नहीं तो गिर जाओगे। ठीक है, लीवोडोपा जो ड्रग होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट पर काम करती है। लीवोडोपा जो ड्रग होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट का काम करती है। ठीक है, लीवोडोपा जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है पार्किंसन वाले डिसीज में। लीवोडोपा जो ड्रग होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेसमेंट पे काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज ये क्या होता है, इट इज अ हर्निएशन या प्रोट्रूजन ऑफ द क्या है न्यूक्लियस पल्पोसस इनटू स्पाइनल कैनाल और स्पाइनल कैनाल एंड नर्व रूट। ठीक है, ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, क्या है डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज जो क्या होता है, डिजेनरेटिव डिस्क जो डिसीज होता है ये इट इज अ हर्निएशन और प्रोट्रूजन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोलस इनटू स्पाइनल कैनाल एंड नर्व रूट ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इसमें वर्टिब्रा होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसके ऊपर। ठीक है, वर्टिब्रा है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। और वर्टिब्रा का जो पार्ट होता है उसमें बॉडी होता है, वर्टिब्रल आर्क होता है, प्रोसेस होता है, मसल्स होता है। इटियोलॉजी क्या हो गया इसमें, ठीक है, इटियोलॉजी क्या देखने को मिलता है डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज में, ट्रोमा हो गया है, एजिंग है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज का जो लंबोसेक्रल रीजन में देखने को मिलता है। डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज में मोस्ट कॉमन जो साइट जो होता है लंबोसेक्रल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो साइट होता है डिजेनरेटिव डिसीज में लंबोसेक्रल रीजन में होता है। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हर्निएशन ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क क्या है सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हर्निएटेड क्या है हर्निएटेड ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क कहाँ सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन ऑफ हर्निएशन ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क सर्वाइकल रीजन में पहला क्या है C5 से C6 और फिर क्या है दूसरा है C6 से 6-7, 6-5 से 6-6 और C6 से C7 देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं।
सबसे ज़्यादा है लंबोसेक्रल रीजन में अगर होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला है पेन देखने को मिलेगा। पेन कहाँ, बैक रीजन से स्टार्ट होगा, देन रेडिएट बटक्स और लेग तक जाएगा। पेन कहाँ लंबोसेक्रल रीजन में होता है, बैक रीजन से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन कहाँ रेडिएट होकर बैक लेग तक जाता है, बटक्स और लेग तक, बटक और लेग तक चला जाता है। बैक रीजन से स्टार्ट होता है, बैक रीजन से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद क्या है मतलब रेडिएट हो जाता है बटक्स एंड लेग तक, बटक्स एंड लेग तक, ठीक है। पेन देखने को मिलता है, ठीक है। एक्यूट में क्या है, एक्यूट में इंक्रीज एक्टिविटी हो जाएगा, इंक्रीज एक्टिविटी देखने को मिलेगा और इंक्रीज हो जाएगा स्पाइनल प्रेशर, और इंक्रीज हो जाएगा स्पाइनल प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा स्पाइनल प्रेशर, एक्टिविटी बढ़ जाएगा और स्पाइनल प्रेशर बढ़ जाएगा। पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिले बैक रीजन से स्टार्ट होकर स्टार्ट होता है, देन रेडिएट बटक्स और लेग तक चला जाता है। एक्टिविटी में क्या, एक्टिविटी बढ़ जाएगा और स्पाइनल प्रेशर भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है पेरेस्थेसिया देखने को मिलेगा, ये नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। 3P कैसे याद किए, पेरेस्थेसिया है, ठीक है, 3P, ठीक है। 3P देखने को मिला था, पहला पेन है, दूसरा पेरेस्थेसिया है और तीसरा जो होता है पेरेस्थेसिया में नमनेस और टिंगलिंग हो जाएगा, और फिर क्या है पेरीफेरल रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो जाएगा, पेरीफेरल रिफ्लेक्स डिमिनिश हो जाएगा इसमें, ठीक है। पेन देखने को मिलेगा, पेन अगर हो गया कहाँ पे है, क्या है बैक रीजन से स्टार्ट होगा और रेडिएट होता है बटक्स और लेग तक, एक्टिविटी बढ़ जाएगा और स्पाइनल के प्रेशर भी बढ़ जाएगा। 3P है ना, तो पेन देख लिए, दूसरा है पेरेस्थेसिया, पेरेस्थेसिया नमलिंग और टिंगलिंग हो जाएगा, और तीसरा है पेरीफेरल रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो जाएगा। वीकनेस ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। पेन देखने को मिलेगा एन अफेक्टेड साइड, ठीक है, अफेक्टेड साइड एक्सट्रीमिटीज लेग इज एलिवेटेड, ठीक है, लेग इज एलिवेटेड। पेन ऑन अफेक्टेड साइड, पेन अफेक्टेड साइड एक्सटेंड लेग इज एलिवेटेड। अगर पेन ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है, जिधर अफेक्ट रहेगा एक्सटेंड लेग इज एलिवेटेड, एक्सटेंड लेग एलिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये देख दिए लंबोसेक्रल रीजन में दिक्कत हुआ था। तो अब देखते हैं सर्वाइकल रीजन में अगर दिक्कत होगा तो पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेन कहाँ, नेक से स्टार्ट होगा, आर्म और हैंड तक चला जाएगा, आर्म और हैंड तक। सर्वाइकल रीजन में अगर दिक्कत हुआ तो पेन कहाँ पे, नेक में देखने को मिलेगा, आर्म और हैंड में भी हो जाएगा। दूसरा क्या है पेरेस्थेसिया, इसमें भी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन अब देखते हैं, ठीक है। माइलोग्राम करते हैं इसमें, माइलोग्राम एक्सरे और CT स्कैन के द्वारा, MRI भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, अवॉइड करो एक्टिविटी को, ठीक है। डैट ये क्या है, इंक्रीज इंट्रा स्पाइनल प्रेशर और पेन देखने को मिलेगा। अवॉइड एक्टिविटी को करो, एक्टिविटी को अवॉइड करो, डैट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और पेन, ठीक है। डैट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब एक्टिविटी को अवॉइड कर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या पेन देखने को मिलता है। तो अवॉइड करो कफिंग और स्नीजिंग को, स्टेनिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट में, ठीक है। अगर प्रजेंट हो कॉन्स्टिपेशन तो क्या है फ्लूइड और हाई फाइबर डाइट दे दो, ठीक है। अवॉइड करो हाई हील शूज नहीं पहनो, अवॉइड करो वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना है। हाई हील शू नहीं पहनना है। अवॉइड करो बॉडी वेट गेन, ठीक है, बॉडी वेट गेन को अवॉइड करना है, बॉडी वेट गेन नहीं बढ़ाना है इसमें, ठीक है। असेस करो, असेस द ड्रेसिंग फॉर CSF लीकेज, हेमरेज, ठीक है। और सर्जरी में सर्वाइकल रीजन में अगर हो जाएगा तो इंक्रीज सिक्रीशन हो जाएगा, तो उसके लिए असिस्ट करो क्लाइंट को, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में सर्जरी होगा तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो उसके लिए असिस्ट करो। असिस्ट द पेशेंट फॉर मोटर और सेंसरी फंक्शन को, ठीक है। रीपोजिशन द क्लाइंट बाय लॉग रोलिंग के द्वारा, ठीक है, लॉग रोलिंग के द्वारा रिपोजिशन करो क्लाइंट को, ठीक है। अवॉइड द फ्लेक्शन ऑफ हेड, क्या है हेड को फ्लेक्स नहीं करो, अवॉइड करो हेड फ्लेक्शन को। आफ्टर सर्वाइकल रीजन सर्जरी,
क्या है, सर्वाइकल रीजन के सर्जरी के बाद फ्लेक्शन ऑफ हेड को अवॉइड करना है। टीच करो क्लाइंट को डैट पेन विल डिसअपियर ग्रेजुअल आफ्टर सर्जरी। टीच करो क्लाइंट को, ठीक है, ये पेन तुम्हारा हो रहा है, ये डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर सर्जरी के बाद। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट करो। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में है NSAID दो, आइब्रूफेन, मसल रिलैक्सेंट भी हम दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, लेमिनेक्टोमी कर सकते हो। लेमिनेक्टोमी ये क्या होता है, लेमिनेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ लेमिना को कट करो। ठीक है, क्या है लेमिनेक्टोमी। ठीक है, क्या है लेमिनोटोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ लेमिना को कट किया जाता है। लेमिनेक्टोमी में इंटायर और लार्ज लेमिना को कट किया जाता है लेमिनेक्टोमी में। ठीक है, डिसेक्टोमी क्या होता है, ठीक है, वेंट्रल डिस्क या पल्पोज, क्या है मतलब पल्पोज से क्या है, पल्पोज को रिमूव करते हैं। माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शन, क्या है डिसेक्टोमी, माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टोमी भी किया जाता है। ठीक है, स्पाइनल फ्लशिंग भी किया जाता है। टू या मोर देन 2 डिस्क इन्वॉल्व होता है स्पाइनल फ्यूजन में। फ्यूजन ऑफ 2 वर्टिब्रा किया जाता है, फ्यूजन ऑफ 2 वर्टिब्रा। अब देखते हैं हर्निएटेड लंबर डिस्क के क्लाइंट में बैक पेन डेट रेडिएट टू हिप और लेग में देखने को मिलता है। ठीक है, हर्निएटेड लेमिनेक्टोमी डिस्क के क्लाइंट में बैक पेन डेट रेडिएट टू हिप और लेग में देखने को मिलता है। हर्निएटेड लंबर डिस्क के क्लाइंट में क्या है, बैक पेन डेट रेडिएट टू हिप और लेग में देखने को मिलता है। क्या आप देखते हैं हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के क्लाइंट में निम्न एक्टिविटी के कारण सडन इंक्रीज पेन हो सकता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग और क्या है, ठीक है, क्या है स्टेनिंग। ठीक है, क्या है स्टेनिंग, क्या है कफिंग, स्नीजिंग और स्टेनिंग के कारण है पेन बढ़ सकता है। ठीक है, ये सडन पेन बढ़ सकता है। हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के क्लाइंट में निम्न एक्टिविटी के कारण सडन पेन बढ़ सकता है, कफिंग, स्नीजिंग और स्टेनिंग के कारण। देखते हैं, ठीक है, माइक्रोडिस्कलेक्टोमी के बाद क्लाइंट में मोटर और सेंसरी फंक्शन को असेस करना चाहिए। ठीक है, माइक्रोडिसेक्टोमी के बाद क्लाइंट में मोटर और सेंसरी फंक्शन को असेस करना चाहिए। ठीक है, क्या है माइक्रोडिसेक्टोमी के बाद क्लाइंट में मोटर और सेंसरी फंक्शन को असेस किया जाता है। क्या है माइक्रोडिसेक्टोमी के बाद क्लाइंट में मोटर और सेंसरी फंक्शन को असेस करना चाहिए। क्या है माइक्रोडिसेक्टोमी के क्लाइंट में मोटर और सेंसरी फंक्शन को असेस करना चाहिए। क्या है लंबर लेमिनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को रिपोजिशन लॉग रोल के द्वारा किया जाता है। लंबर लेमिनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को रिपोजिशन लॉग रोल के द्वारा किया जाता है। लंबर लेमिनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को रिपोजिशन लॉग रोल के द्वारा किया जाता है। लंबर लेमिनेक्टोमी के बाद क्लाइंट को रिपोजिशन लॉग रोल के द्वारा किया जाता है। सर्वाइकल लेमिनेक्टोमी के बाद ओरल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए नर्स को सिक्रीशन के बाहर निकालने में असिस्ट करना चाहिए। सर्वाइकल
लेमिनेक्टोमी के बाद ओरल सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सर्वाइकल लेमिनेक्टोमी के बाद क्या है, ओरल सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए नर्स को सिक्रेशन के बाहर निकालने के लिए असिस्ट करना चाहिए। और देखो स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को क्या है, एक्सीडेंट साइट से मूव करवाने के लिए असिस्टेंस और एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को क्या है, एक्सीडेंट साइट से मूव करवाने के लिए असिस्टेंस और एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को एक्सीडेंट साइट से मूव कराने के लिए असिस्टेंस या एडिशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैराप्लेजिया के क्लाइंट में ब्लेडर एटोनी होने के चांस होते हैं, इसीलिए नर्स को क्लाइंट में ब्लेडर कंट्रोल को असेस करना चाहिए। पैराप्लेजिया क्या है, पैराप्लेजिया के क्लाइंट में ब्लेडर एटोनी होने का चांस होता है, इसीलिए नर्स को क्लाइंट में ब्लेडर कंट्रोल को असेस करना चाहिए। अगर स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में स्पासिटी होती है, अगर स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में स्पासिटी होती है तो इसके कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट की प्रॉपर पोजीशनिंग जरूरी है। अगर स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में स्पासिसिटी होती है तो इसके कारण कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट को प्रॉपर पोजीशन जरूरी है। ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी के बाद प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना चाहिए। स्पाइनल कोड इंजरी के बाद प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना चाहिए। ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी के बाद क्लाइंट में यूटीआई और रीनल कैल्कुलाई को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इंटेक को बढ़ाया जाता है। स्पाइनल कोड इंजरी के बाद क्लाइंट में यूटीआई और यूरिनरी रीनल कैल्कुलाई प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इंटेक को बढ़ाया जाता है। स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में अगर स्पाइनल शॉक डेवलप होता है तो क्या है, इमीडिएट पीरियड में स्लोविंग ठीक है, स्लोविंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। फ्लोइंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। फ्लैसिड पैरालिसिस और लेक ऑफ रिफ्लेक्स बिलो इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में अगर क्या है, स्पाइनल शॉक डेवलप होता है, मतलब स्पाइनल शॉक है 24 घंटे के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, तो इमीडिएट पीरियड में फ्लोइंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। स्पाइनल शॉक में क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस और लेक ऑफ रिफ्लेक्स हो जाएगा बिलो इंजरी। ठीक है, अब देखते हैं क्या स्पाइनल कोड इंजरी में स्पाइनल शॉक के लेट साइन के रूप में स्पास्टिक पैरालिसिस ठीक है, और हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स डेवलप हो सकते हैं, जिसके कारण क्लाइंट में स्पाज्म फील होता है। स्पाइनल कोड इंजरी में स्पाइनल शॉक के जो लेट साइन के रूप में स्पास्टिक पैरालिसिस और हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स डेवलप हो सकता है। स्पास्टिक पैरालिसिस और हाइपर एक्टिव
हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स डेवलप हो सकता है, जिसके कारण क्लाइंट में क्या है, स्पाज्म फील होते हैं। अगर अगर किसी अगर किसी पेशेंट में स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में सीवियर हेडेक, नेजल कंजेशन देखने को मिलता है, तो यह शो करता है कि उस क्लाइंट में ऑटोमेटेड डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप हो गया है। ऐसे क्लाइंट में फुल ब्लेडर बोले तो सुप्रा प्यूबिक डिस्टेंशन एंड फीकल इम्पेक्शन क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ बॉवेल को असेस करना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट में स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में सीवियर हेडेक, ठीक है, थ्रोम्बिंग पेन जो होता है, ठीक है, सीवियर हेडेक और नेजल कंजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह शो करता है कि क्लाइंट में ऑटोमेटेड डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप हो गया है। इस ऐसे क्लाइंट में फुल ब्लेडर बोले तो सुप्रा प्यूबिक डिस्टेंशन और फीकल इन्फेक्शन डिस्टेंशन ऑफ बॉवेल को असेस करना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट में स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में सीवियर हेडेक और नेजल कंजेशन देखने को मिलता है, तो यह शो करता है कि पेशेंट को ऑटोमेटेड डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप हो गया है। ऐसे क्लाइंट में फुल ब्लेडर बोले तो सुप्रा प्यूबिक डिस्टेंशन और फीकल इम्पेक्शन बोले तो डिस्टेंशन ऑफ बॉवेल को असेस करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइनल कोड इंजरी के बाद, ठीक है, स्पाइनल कोड इंजरी के बाद क्लाइंट में इमोबिलिटी के कारण बोन डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, बोन डीमिनरलाइजेशन रिजॉर्प्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसे कम करने के लिए, ठीक है, टिल्ट टेबल का यूज करना चाहिए। स्पाइनल कोड इंजरी के बाद आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी क्लाइंट में इमोबिलिटी के कारण क्या है, बोन डीमिनरलाइजेशन बोले तो रिजॉर्प्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बोन डीमिनरलाइजेशन या फिर रिजॉर्प्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसे कम करने के लिए टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। स्पाइनल कोड इंजरी के बाद क्लाइंट में इमोबिलिटी के कारण बोन डीमिनरलाइजेशन बोले तो रिजॉर्प्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसे कम करने के लिए टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप हो जाता है, तो ऐसे क्लाइंट यूजुअली कांट वॉक, ठीक है। स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, तो ऐसे क्लाइंट में अनयूजुअली कांट वॉक, ठीक है, अनयूजुअली है वो चल भी नहीं सकता है, ठीक है। स्पाइनल कोड इंजरी के क्लाइंट में क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट को है यूजुअली कांट वॉक, वो चल भी नहीं सकता है, ठीक। कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेसिया को, ठीक है, ओवर कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा क्या है, मतलब ज़्यादा प्रिफेयर किया जाता है, क्योंकि इसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेसिया को ओवर कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा प्रिफेयर किया जाता है, क्योंकि इसे सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेसिया को ओवर कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा प्रिफेयर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेसिया को ओवर कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा प्रिफेयर किया जाता है, क्योंकि इसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट इज कास्ट होता है, एक डिवाइस होता है डेट इज यूज्ड इमोबलाइज
या प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट, टू ट्रीट या करेक्शन द डिफॉर्मिटी फ्रैक्चर। कास्ट जो होता है, कास्ट होता है दो टाइप का होता है। एक पैप होता है, क्या है, पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर कास्ट। सुखाने में, इसको सूखने में जो है 24 से 72 घंटा का समय लगता है, 24 से 72 घंटा का समय लगता है, ठीक है, 24 से 72 घंटा का टाइम लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, किसका बना होता है, एन हाइड्रोक्सी कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। एन हाइड्रोक्सियस क्या होता है, एन हाइड्रोक्सियस कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, ठीक है। क्या है, कैल्शियम क्या होता है, क्या मतलब, कैल्शियम फॉस्फेट एंड इनटू हाफ H2O, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, टू 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 कैल्शियम फॉस्फेट इंटू इंटू H2O होता है। मेड किससे बना होता है, ठीक है, जिप्सम साल्ट से बना होता है, जिप्सम साल्ट से बना होता है। दूसरा होता है, एक होता है क्या है, फेवाइल ग्लास होता है, ठीक है, फेवाइल ग्लास होता है, और कार्बन फाइब्राइल होता है। 15 से 30 मिनट में 15 से 30 मिनट में बना होता है, एक्सपेंसिव होता है। टाइप जो होता है, एक शॉर्ट आर्म कास्ट होता है, एक लॉन्ग आर्म कास्ट होता है, ठीक है। तीसरा होता है शॉर्ट लेग कास्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो शॉर्ट आर्म कास्ट, ये शॉर्ट आर्म कास्ट का दूसरा नाम क्या है, मतलब बिलो एल्बो जॉइंट होता है, बिलो एल्बो जॉइंट होता है। सौर क्या होता है, शॉर्ट आर्म कास्ट होता है। एबव जो एल्बो होता है, एबव एल्बो, इसको लॉन्ग आर्म कास्ट बोलते हैं। और शॉर्ट लेग जो कास्ट होता है, बिलो नी होता है, ठीक है, बिलो नी, क्या, घुटने से नीचे। और लॉन्ग लेग कास्ट जो होता है, एबव नी कास्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग लेग कास्ट होता है, एबव नी कास्ट होता है। शोल्डर प्लास्टर कास्ट होता है। हिप स्पाइका कास्ट होता है, मेनली बच्चों में यूज किया जाता है हिप स्पाइका कास्ट। बॉडी कास्ट होता है, ठीक है, क्या है, मिनेर्वा कास्ट होता है। ये क्या होता है, सर्वाइकल इंजरी और स्पाइनल इंजरी में यूज किया जाता है, क्या है, मिनर्वा कास्ट। और क्या है, टर्न बकल या रसेल कास्ट जो होता है, स्क्लियोसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। टर्न बटक्स और रसल कास्ट है, स्क्लियोसिस में यूज किया जाता है। शॉर्ट आर्म जो कास्ट होता है, इसको बिलो एल्बो की यूज किया जाता है। शॉर्ट आर्म कास्ट है, बिलो एल्बो के पास यूज किया जाता है। यूज कहाँ पे, कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल बोले तो रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है, वहाँ पे हम यूज करते हैं। ये शॉर्ट आर्म कास्ट कहाँ पे यूज करते हैं, बिलो एल्बो में यूज किया जाता है। कार्पो और मेटाकार्पल में कोई दिक्कत हुआ है, या रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है तो, ठीक है। कोलिज कास्ट में देखते हैं, क्या इसमें कौन होता है, कोलिज कास्ट होता है पहला, ठीक है। और क्या है, मतलब स्केफॉइड कास्ट और ग्लास होल्डिंग कास्ट भी बोलते हैं, ग्लास होल्डिंग कास्ट और स्केफॉइड कास्ट भी होता है। शॉर्ट आर्म कास्ट होता है, बिलो एल्बो होता है, कार्पो और मेटाकार्पल रिस्ट फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। कोलिज कास्ट और क्या, स्केफॉइड कास्ट, ठीक है, बोले तो ग्लास होल्डिंग कास्ट होता है। लॉन्ग आर्म जो कास्ट होता है, लॉन्ग आर्म कास्ट होता है, एबव एल्बो होता है, ये यूज एल्बो फ्रैक्चर में यूज किया जाता है ये, ठीक है। साफ्ट ऑफ ह्यूमरस में यूज किया जाता है, साफ्ट ऑफ ह्यूमरस या एल्बो फ्रैक्चर में लॉन्ग आर्म कास्ट का यूज किया जाता है, एबव एल्बो। क्या है, एल्बो फ्रैक्चर में साफ्ट ऑफ ह्यूमरस बोले तो यू कास्ट को सपोर्ट करता है, यू कास्ट को सपोर्ट करता है ये। शॉर्ट लेग जो कास्ट होता है, बिलो नी किया जाता है, शॉर्ट लेग कास्ट है बिलो नी, ठीक है, यूज किया जाता है। एंकल इंजरी में यूज किया जाता है, एंकल इंजरी में यूज किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट आर्म क्या है, शॉर्ट लेग कास्ट जो है बिलो नी यूज किया जाता है। अगर एंकल इंजरी हुआ है तो वहाँ पे यूज करते हैं शॉर्ट लेग कास्ट, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कास्ट में
क्या है, सिलेंडर कास्ट में एंकल के ऊपर यूज किया जाता है। क्या है, सिलेंडर कास्ट में एंकल के ऊपर यूज किया जाता है। टिबिया में क्या है, टिबिया में यूज करते हैं। ठीक है, टिबिया फिबुला होता है ना। ठीक है, टिबिया फिबुला होता है। सिलेंडर कास्ट को एंकल के ऊपर यूज किया जाता है, एंकल के ऊपर यूज किया जाता है, टिबिया में यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग कास्ट जो होता है एबव नी, क्या है, एबव नी, घुटने के ऊपर यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, नी ज्वाइंट इंजरी अगर हो गया है पेटेला के पास तो यूज करते हैं लॉन्ग लेग कास्ट। नी क्या है, नी ज्वाइंट इंजरी बोले तो पेटेला या घुटने में हो गया है तो उसको लॉन्ग लेग कास्ट यूज करते हैं एबव नी के ऊपर। ठीक है, लोडोसिस, ठीक है, क्या होता है, लोडोसिस बोले तो इनवर्ड स्पाइन। लोडोसिस क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है स्पाइन। ठीक है, काइफोसिस होता है आउटवर्ड हो जाता है। स्क्लेरोसिस जो है लेटरल कर्वेचर हो जाता है। केयर कैसे करते हैं, केयर कैसे करते हैं कास्ट का, अनटिल कास्ट ड्राई, जब तक कास्ट ड्राई ना हो गया है। ठीक है, तब तक उसको बेड रेस्ट करवाओ पेशेंट को। ठीक है, केयर कैसे, अनटिल क्या है, कास्ट जब तक ड्राई नहीं हो गया है तब तक उसको बेड रेस्ट करवाते रहो। ड्राई कैसे हो गया है, फैन यूज कर सकते हो। ठीक है, एयर सर्कुलेशन के द्वारा ही हो गया है, और कुछ नहीं करना है। डोंट कवर द कास्ट, कास्ट को कभी कवर नहीं करना है, याद रखना है। कवर नहीं करना है, कास्ट को याद रखना है अच्छे से। फैन को यूज कर सकते हो सुखाने के लिए और एयर सर्कुलेशन कर सकते हो, लेकिन कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कास्ट को एडवाइस करना है। कास्ट को क्या है, मतलब पाम के द्वारा, क्या है, पाम के द्वारा हैंडल यूज करना है। पाम के द्वारा हैंडल को यूज करना है। पाम के द्वारा, पाम के द्वारा हैंडल को यूज करना है, फिंगर यूज नहीं करना है। ठीक है, डोंट यूज फिंगर। पाम के द्वारा हैंडल, पाम के द्वारा हैंडल के पाम के द्वारा हैंडल करना है। ठीक है, कास्ट को फिंगर के द्वारा नहीं। असेसमेंट क्या करोगे, असेसमेंट में हम देखोगे पेन है, वार्मनेस है। ठीक है, या फिर कलर चेंज हो गया जैसे नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या पेरेस्थेसिया हो गया है। ठीक है, या फिर क्या है, मतलब डिले इन ब्लेंचिंग हो गया है उंगली। ठीक है, डिले हो गया ब्लेंचिंग। ठीक है, उंगली दबाना। ठीक है, क्या है, पेरीफेरल पल्स कम हो गया है या फिर स्वेलिंग हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर को। ठीक है, ठीक है, पीडल पल्स चेक करते हैं ना, कास्ट लगा दिए तो उसके बाद सर्कुलेशन चेक करने के लिए पीडल पल्स चेक करते हैं। पेन हो गया है, वार्मनेस है, कलर चेंज हो गया है, नमनेस, पेरेस्थेसिया और टिंगलिंग हो गया है, डिले हो गया है ब्लेंचिंग। ठीक है, पेरीफेरल पल्स कम हो गया है, स्वेलिंग है, तो इन्फॉर्म कर दोगे डॉक्टर को। कास्ट को, कास्ट है, ठीक है, एलिवेट ऑन पिल्लो, पिल्लो के द्वारा एलिवेट कर दो कास्ट को। टेम्परेचर जो यूज करोगे ड्यूरिंग कास्टिंग, जो हम यूज करेंगे टेम्परेचर 95 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। 95 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, 95 से। ठीक है, 95 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। क्या है, पेटेला, पेटेला बोलते हो टेंशन, क्या है, पेटेला बोले तो टेंशन, क्या है, पेटेला बोले तो टेंसल बियरिंग कास्ट। क्या है, पेटेला टेंशन क्या है, बियरिंग कास्ट है, पीटीबी है। यूज करते हैं क्या, टिबिया में हम यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट लेग आर्म, आर्म के तरह यूज किया जाता है। पटेला टेंशन में क्या, शॉर्ट क्या है, पटेला। ठीक है, पटेला टेंशन में क्या है, बियरिंग कास्ट बोले तो पेटेला टेंशन, टेंशन बियरिंग कास्ट। ठीक है, यूज करते हैं किसमें, टिबिया में यूज करते हैं, टिबिया में। ठीक है, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट लेग के तरह होती है, शॉर्ट लेग, क्या है, शॉर्ट लेग के क्या, शॉर्ट लेग के तरह ये होती है। पेटेला टेंशन, पेटेला टेंशन बियरिंग कास्ट जो होता है यूज किया जाता है, टिबिया में यूज करते हैं, ये शॉर्ट लेग के तरह ये होता है। कास्ट जो होता है, कास्ट बोले तो पीओपी के हैंडल यूज करते समय पाम का यूज करना चाहिए, न कि फिंगर का। डोंट यूज फिंगर। ठीक है, अब देखते हैं गाउट। गाउट देखते हैं, गाउट क्या होता है भैया।
गाउट जो होता है इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड का लेवल। इसमें गाउट में क्या है, इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल गाउट में बढ़ जाता है। ठीक है, यूरेट या यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, कि 2.5 से कितना हम पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, इसमें तो 6 mg/dl बताया। 2.5 से क्या है 8 mg/dl है। ठीक है, ये इसमें इंक्रीज हो जाता है गाउट में यूरिक एसिड। ठीक है, क्या डिपोजिशन हो जाता है कहाँ, जॉइंट में, अदर ऑर्गन में, एग्जाम्पल स्किन और किडनी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है स्क्रूटिंग पेन देखने को मिलता है, स्क्रूटिंग पेन देखने को मिलेगा गाउट वाले डिसीज में, स्क्रूटिंग पेन देखने को मिलेगा। टाइप होता है 2 टाइप का होता है, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी गाउट होता है। प्राइमरी गाउट में क्या होता है, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन में मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और सेकेंडरी में जो अदर दैन डिसीज या कोज के वजह से हो गया है, या ड्रग में है, लो डोज लिया है एस्पिरिन का, लो डोज लिया है एस्पिरिन का तो देखने को मिलता है। ठीक है, नियासिन के वजह से हो गया, नियासिन विटामिन B3 होता है। थियाजाइड डायरेटिक का यूज किया है, थियाजाइड डायरेटिक का तो देखने को मिला है। डिसीज में डायबिटिक मेलाइटिस के वजह से, या फिर हाइपरलिपिडीमिया के वजह से, हाइपरटेंशन हो गया है, और एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, सिकल सेल डिसीज है, या ओबेसिटी है, उसके वजह से देखने को मिला है सेकेंडरी गाउट। ठीक है, या फिर क्या है, ठीक है, सिंपल बोले तो सेलफिश, क्या है, सेलफिश डाइट इंक्रीज कर लिया है, लीवर है, मीट है, ठीक है, या फिर लोबस्टर है, चिकन पॉक है, या बीफ ले लिया है। तो स्टेज क्या होता है, गाउट का स्टेज देखते हैं। पहला जो रहेगा एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तो सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। एक्यूट गाउट में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेटर टो में, ठीक है, एक्सक्रूसिव पेन हो जाएगा, अंगूठा में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ग्रेटर टो जितना रहेगा, ग्रेटर टो में एक्सक्रूटिव पेन देखने को मिलेगा एक्यूट गाउट में। एक्यूट गाउट में ग्रेटर टो में क्या है, एक्सक्रूटिव पेन देखने को मिलेगा। और इंटरमिटेंट, अगर इंटरमिटेंट गाउट हो जाएगा तो नो पेन देखने को मिलेगा, नो पेन। ठीक है, दो एक्यूट क्या है, दो एक्यूट के गाउट के बीच में होता है। ठीक है, दो एक्यूट के गाउट के बीच में होता है। ठीक है, इंटरमिटेंट गाउट, इंटरमिटेंट गाउट होता है, इसमें पेन नहीं देखने को मिलता है, नो पेन। ये दो एक्यूट गाउट के बीच में होता है। क्रोनिक जो गाउट होता है, क्रोनिक गाउट होता है, ये रिपीटेटिव एक्यूट गाउट के वजह से देखने को मिलता है क्रोनिक गाउट। जैसे क्या है, स्किन किडनी अफेक्ट हो जाएगा तो देखने को मिलेगा, स्किन और किडनी अफेक्ट हो जाएगा तो, ठीक है, क्रोनिक गाउट हो जाएगा। रिपीटेटिव एक्यूट गाउट होगा तो क्रोनिक गाउट देखने को मिलेगा। और क्या है, स्किन और किडनी अफेक्ट देखने को मिलेगा क्रोनिक गाउट में। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गया है गाउट को, पेन जो हो गया क्या है, मतलब पेन जो रहेगा वो क्या है, मतलब एक्सक्रूटेड पेन देखने को मिलेगा। क्या है, मतलब एक्सक्रूटेड पेन देखने को मिलेगा। लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, हेडेक देखने को मिलेगा, रीनल स्टोन का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एडवाइस क्या करो, 2 से 3 लीटर पानी पीने के सलाह दिया जाता है रीनल स्टोन हो जाएगा तो। ठीक है, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, ये ईचिंग होता है। ठीक है, और क्या है, टॉफी जो साइन होता है, ठीक है, टॉफी साइन देखने को मिलता है। याद रखना है टॉफी साइन कहाँ के गाउट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब चौकी कलर जैसा देखने को मिलता है। कैसा, चौकी कलर जैसा देखने को मिलता है, चौकी कलर जैसा टॉफी साइन देखने को मिलता है गाउट में। ये क्या होता है, पेनलेस इरेगुलर, पेनलेस होता है, इरेगुलर हार्ड नोड्यूल होता है। ठीक है, डेवलप ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सोडियम यूरिक एसिड के लेवल के वजह से। टॉफी साइन होता है, पेनलेस होता है, इरेगुलर हार्ड नोड्यूल डेवलप हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरिक एसिड के। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लैंड टॉफी। ग्लैंड टॉफी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा नोड दिखाई देता है तो ये देखने को मिलता है ग्लैंड टॉफी।
गेलेंटोफी है क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा नोट दिखाई देता है तो देखने को मिलता है। पेन देखने को मिलेगा, स्क्रूटी पेन हो जाएगा, स्क्रूएटी पेन हो जाएगा। ठीक है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर है। हेडेक देखने को मिलेगा, रीनल स्टोन है, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉफी देखने को मिलेगा। टॉफी साइन क्या होता है, ये पेनलेस इरेगुलर हार्ड नोड्यूल डेवलप हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरिक एसिड। ठीक है, गेलेंटोफी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा नोड डेवलप हो जाता है तो गेलेंटोफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेन देखने को मिले वो भी स्क्रूटी पेन हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, फिर हेडेक देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, रीनल स्टोन हो जाएगा। रीनल स्टोन में एडवाइस देते हैं 2 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह। टॉफ़ी देखने को मिलेगा, टॉफ़ी इरेगुलर क्या होता है, पेनलेस इरेगुलर हार्ड नोड्यूल डेवलप हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरिक एसिड। गेलेंटोफी जब बहुत ज़्यादा नोट दिखाई दे तो। ठीक है, एक्सरे देखते हैं, डायग्नोस्टिक वाले में एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सीरम में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और क्या है, 24 आवर यूरिन क्या है, यूरिन यूरिक एसिड लेवल हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या है, 24 आवर यूरिन यूरिक एसिड लेवल हम चेक करेंगे। ठीक है, साइनोवियल एस्पिरेशन करेंगे स्यूडो गाउट में। ठीक है, साइनोवियल एस्पिरेशन स्यूडो गाउट में, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है। स्यूडो गाउट में है, कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है, साइनोवियल एस्पिरेशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में है जेंथिन, क्या है जेंथिन, क्या है मतलब जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, बोले तो एलोपिरिनॉल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, क्या है जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होता है एलोप्यूरिनॉल होता है। ठीक है, ऑक्सीप्यूरिनॉल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या है मतलब फीबो क्या है क्या है मतलब फिवॉक्सी, क्या फिवॉक्सी एस्टेट। ठीक है, क्या है क्रोनिक गाउट में क्या क्या देते हैं, मतलब क्या है फिवॉक्सी एस्टेट हम यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल। अल्केलाइन ड्रग में क्या अल्केलॉइड ड्रग में हम क्या देंगे, कोल्चिन यूज करते हैं। कोल्चिन यूज करते हैं अल्केलॉइड ड्रग में, कोल्चिन यूज करते हैं। ये जब लैक्टिक एसिड बढ़ा रहेगा और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहेगा तो कोल्चिन हम यूज करते हैं, कोल्चिन ड्रग। ठीक है, NSAID आइब्रूफेन भी दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोन भी हम दे सकते हैं। अवॉइड किया जाता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन को अवॉइड किया जाता है, याद रखना है। प्रेडनिसोनॉल तो यूज करते हैं लेकिन हाइड्रोकॉर्टिसोन को यूज नहीं करते हैं गाउट में। क्या है, यूरिक एसिड ड्रग। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मतलब क्या है मतलब प्रोवेनेसिड ये क्रोनिक गाउट में देते हैं, प्रोवेनेसिड। ठीक है, और क्या है मतलब क्या है मतलब पेगलो लीकेज, क्या है मतलब पेगलो लीकेज जो होता है इस क्या होता है, एसिड कर देगा जो यह केमिकल चेंजेज हार्मलेस होता है, जो केमिकल चेंजेज हार्मलेस होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब क्या है मतलब पेगलो लीकेज। ठीक है, ये एसिड होता है। ठीक है, ये केमिकल चेंज कर देगा जो हार्मलेस होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, क्या है इसमें वेट लॉस करना हो गया है, फ्लूइड को बढ़ा दो और डाइट को मॉडिफिकेशन करो, जिसमें ब्रोकली यूज करने के लिए बोलो ब्रोकली, और ग्रीन बीन का यूज करने के लिए बोलो ब्रोकली, और ग्रीन बीन का यूज करने के लिए बोलो ब्रोकली, और ग्रीन बीन का यूज करने के लिए। एक्यूट अटैक हो जाएगा तो उसमें बेड रेस्ट दो, क्या है मतलब डोंट कवर द ब्लैंकेट से कवर नहीं करना है, मिड फ्लेक्शन ऑफ द ज्वाइंट करो, मिड फ्लेक्शन ऑफ द ज्वाइंट कर दो। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल जो होता है एक जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ठीक है, जो कि यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देता है। एलोप्यूरिनॉल है
ड्रग ऑफ चॉइस होता है गाउट में। ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देता है। एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में कोल्चिन क्या है, कोल्चिन ड्रग का यूज करते हैं मतलब ठीक है, ऑल्सो यूज कर सकते हैं, एलोप्यूरिनॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूट अटैक में गाउट में कोल्चिन ड्रग का यूज किया जाता है और ऑल्सो एलोप्यूरिनॉल भी हम यूज कर सकते हैं। एक्यूट गाउट में कोल्चिन यूज करते हैं, ठीक है, और एलोप्यूरिनॉल भी कर सकते हैं। गाउट के अंदर हाई प्यूरिन डाइट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि यह यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल लीवर है, मीट है, पोर्क है, बीफ है, सेलफिश है, अल्केलाइन वाइन है, इसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है, अवॉइड करना होता है, हाई प्यूरिन डाइट अवॉइड करना होता है गाउट के डिसीज में। ठीक है, गाउट के अंदर हाई प्यूरिन डाइट को अवॉइड किया जाता है क्योंकि यह यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीवर है, मीट है, पोर्क है, बीफ है, सेलफिश है, अल्केलाइन वाइन है। ठीक है, इसमें हाई प्यूरिन होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, अर्थराइटिस में वार्म कंप्रेशन का जो टेम्परेचर है 98 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अर्थराइटिस में वार्म कंप्रेशन का टेम्परेचर है 98 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अर्थराइटिस में वार्म कंप्रेशन का टेम्परेचर 98 से 105 रखा जाता है।